एवरीवन इज फाइन एंड फिट। तो आज का जो हमारी जो कोर्स है वेब डेवलपमेंट का जो 1 महीने से चल रहा है, तो उनका जो टॉपिक है सेटिंग टू एक्स एम पी है, सर्वर एंड कनेक्टिंग बैक एंड विद फ्रंट एंड एंड परफॉर्मिंग क्रूड ऑपरेशन यूजिंग PHP। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मुझे पता है कि जो पिछले सेशंस हमने लिए अभी तक, तो वो भी हर एक स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। सो मैडम, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द सेशन। मैडम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Today our session is about XAMPP setup and PHP CRUD operations. First of all, we discussed about XAMPP, what is XAMPP server, and then about CRUD operations and how we will maintain database and CRUD operation through CRUD operations. So let's start. First of all, we will discuss what is a server. Server is a computer or a software that provides services, data, or functionality to other computers or client over a network. In web development, server stores website files and serves them to users when request through a browser HTTP and Apache server and ISS servers. These are the servers. अब हमारे पास सर्वर्स होते क्या हैं? तो सर्वर हमारे पास ये होता है कि हम लोग जो कोई भी डेटा है अपना, जो हम किसी भी स्टोरेज स्पेस में रख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा पीसी होता है या लैपटॉप हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, इसकी एक्सेस और किसी के पास भी नहीं होती। मीन्स कि ये ओवरऑल जो है तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये जस्ट हमारे पास है। इसके अंदर का डेटा भी जो है जब तक हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये हमारे जो है तो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, हमारा डेटा उसी पे अवेलेबल रहेगा। लेकिन अब हम लोग जब अगर बात करते हैं वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट्स हम लोग बनाते ही इसीलिए हैं कि हम इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब। अब वेबसाइट होती क्या है कि हम इसको जो है वो ओवर द वर्ल्ड हम इसको जो है प्लेस कर रहे होते हैं ऑन इंटरनेट, कि हर कोई जो इसको एक्सेस कर सके, जो लोग भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो इसको एक्सेस कर सकें। तो इस सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेब सर्वर की। तो जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते फ्रंट एंड, तो हम लोग जो है वो क्रोम जो भी हमारे पास ब्राउज़र है उस पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन बैकएंड के लिए हमें सर्वर क्रिएट करना मस्ट होता है। तो अब हमारे पास इधर जो हम कोई भी होस्टिंग, अब जो वेब डेवलपमेंट जब हम कर लेते हैं अपनी कंप्लीट वेबसाइट, हम आगे जब डिस्प्ले करवाते हैं नेट पे, तो हम लोग यूज करते हैं होस्टिंग को। हम होस्टिंग जो है वो बाय करते हैं, जो भी ऑनलाइन होस्टिंग्स हैं, होस्टिंगर हैं, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन होस्टिंग होस्ट करते हैं। मीन्स कि वो बेचते हैं, वो आपसे पर ईयर कुछ अमाउंट ले रहे होते हैं, देन वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप उन्हें होस्टिंग दे रहे हैं। तो इस तरह जो है हम लोग यूज करते हैं होस्टिंग को। और डोमेन, डोमेन हमारे पास एक नेम होता है जो कि हम लोग कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो हमारे पास ऊपर एक यूआरएल बना हुआ होता है। अभी मैं आपको शो करवा देती हूँ कि जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो जैसे आप देखिए www, ये हमारे पास ये एक लिंक्डइन की जो है वो प्रोफाइल आ गई है। अब लिंक्डइन जो है हमारे पास ये ओवर द वर्ल्ड होता है, मीन्स कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। अब www ये क्या होता है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब का जो है वो यूआरएल होता है हमारे पास। तो हम उस स्पेसिफिक लोकेशन पे हम स्विच कर जाते हैं और उधर जो भी डेटा वगैरह होता है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। अब जैम को हम लोग क्यों यूज करते हैं? जैम्प हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम लोकल सर्वर पे जो है वो एक सर्वर क्रिएट कर सकें। मींस कि अपनी वेबसाइट की चेकिंग के लिए कि हमारी वेबसाइट काम कर रही है नहीं कर रही, हम उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, उस पर ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करवा रहे हैं।
तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ज़ैम्प सर्वर की। तो ज़ैम्प सर्वर जो है हमारे पास, वो हमें एक लोकल वेब सर्वर क्रिएट करके देता है, मीन्स कि एक ऐसा फ्री और ओपन सोर्स। अब वेब सर्वर का ये हमारे पास जस्ट लोकल वेबसाइट पे होता है, इसको ओवर द वर्ल्ड कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, इसको हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारे पास फ्री होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम एक लोकल सर्वर को क्रिएट कर सकें। अब ज़ैम्प स्टैंड किस लिए करता है? ये ज़ैम्प में हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ जाती हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स होती हैं। फिर अपाचे जो कि एक वेब सर्वर है, ये हमें होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा होता है लोकल सर्वर पर। फिर देन हमारे पास जो है वो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल जो कि डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास पीएचपी है जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करती है, मीन्स के डेटा हमें कौन सा डेटा कौन से एक्सेल पे डिस्प्ले करवाना है, कौन सा नहीं। देन हमारे पास पर्ल आ जाती है, ये भी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है स्क्रिप्टिंग के लिए। अब हम लोग ये ज़ैम्प को क्यों यूज करते हैं? तो ज़ैम्प को हम लोग यूज करते हैं रन एंड टेस्ट पीएचपी वेबसाइट्स लोकली बिफोर होस्टिंग ऑनलाइन। मीन्स कि हमें कोई भी वेबसाइट जब चेक करनी होती है तो हम लोग रन करते हैं किसी लोकल सर्वर पर चेकिंग के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं वेब सर्वर को, और देन हमारे पास मैनेज करते हैं हम इसको डेटाबेस वगैरह को पीएचपी माईएसक्यूएल से। और देन हमारे पास एक जो है एक रियल वर्ल्ड जो वेब का सर्वर है वो क्रिएट हो जाता है। सर प्लीज आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करेंगे, थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो देन हमारे पास ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि जिसमें हम लोग एक रियल वर्ल्ड वेब सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं कि हम लोग जो है वो एक वेबसाइट को क्रिएट कैसे करते हैं और वेबसाइट हमारे पास कैसे डिस्प्ले होके आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल कैसे करना है, और देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम ज़ैम्प को यूज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो नेट पे जाके ज़ैम्प सर्वर को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। अभी मैं आपको डिस्प्ले भी करवा देती हूँ। तो ये हमारे पास डाउनलोड ज़ैम्प का आगे, यहाँ से हम लोग जो है वो विंडो के लिए ज़ैम्प को डाउनलोड कर लेंगे। अभी तो मेरे पास डाउनलोड है तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रही, लेकिन आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और देन हमारे पास जो है जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे एक इस तरह का आइकन आ जाएगा। तो देन फिर हम लोग इसके स्टार्टअप को भी देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने जब इंस्टॉल कर ली है ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को, तो ये हमारे पास जब ये आइकन आएगा तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल सर्विसेज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये सारी सर्विसेज ऑफ होंगी, लेकिन हम इधर से अपाची जो कि हमें सर्वर प्रोवाइड कर रहा है और माई एसक्यूएल जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, हम इन दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर लेंगे। और देन हम इसी के माई एसक्यूएल के एडमिन में जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो सारे डेटाबेसेस क्रिएट होके आ गए हैं। तो अब हम लोग जो है इधर से डेटाबेस हमने क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है इधर एसक्यूएल में आएंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने इधर से सेटअप कर लिया है। देन हम लोग जो है CRUD ऑपरेशन भी इसी पे परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें CRUD ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं? तो CRUD ऑपरेशन हमारे पास जो है वो क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट का ऑपरेशन होता है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। आज इन्हें इन डिटेल देखेंगे, इनकी कोडिंग के हम कैसे
CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। किसी भी वेबसाइट में हम कोई भी चीज़ कैसे इंसर्ट करवाते हैं, कैसे सिलेक्ट, डिलीट, रीड वगैरह हम अपने वेब पेजेस में लेके आएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो क्रिएट का ऑपरेशन है, जो कि इंसर्ट की कमांड के साथ यूज होता है, और इसकी PHP फंक्शनैलिटी ये है कि ये न्यू रिकॉर्ड ऐड करता है डेटाबेस में। देन हमारे पास आ जाता है रीड का फंक्शन, जो कि हम सेलेक्ट की कमांड के साथ यूज करते हैं, और ये डिस्प्ले रिकॉर्ड्स करवाता है हमारे पास। देन हमारे पास आ जाता है अपडेट का फंक्शन। अपडेट का फंक्शन हम यूज करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, मींस कि हमने फर्स्ट टाइम इसको इंसर्ट कर लिया है, हम उसमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला डेटा हम अपडेट कर दें, उसमें कोई भी चेंजेस होनी चाहिए, तो तब हम लोग यूज करते हैं अपडेट की कमांड को, और ये हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट कर देती है। देन हम लोग यूज करते हैं डिलीट का फंक्शन। तो डिलीट का फंक्शन भी डिलीट कमांड के साथ यूज होता है, और इसका भी काम यही है कि ये रिमूव करता है रिकॉर्ड को जिसको हम रिमूव करवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग इधर PHP माई एडमिन में आ गए हैं यहाँ से, तो हमारे पास ये जो है वो ओवरऑल सारे डेटाबेसेस क्रिएट होके मिल रहे हैं। अब हम पहले न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे और देन फिर हम क्रिएट टेबल करेंगे। तो ये हमारे पास कमांड है कुछ PHP CRUD ऑपरेशन की, क्रिएट अ टेबल। देन हम लोग क्रिएट करेंगे यूजर्स इंट ऑटो इंक्रीमेंट कुछ, ये सारा डेटा हम लोग जो है वो इधर आएंगे SQL में। हम अगर चाहें तो मैन्युअली भी इधर से क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेसेस भी। अब डेटाबेस अगर हम लोगों ने अभी जो क्रिएट किया है, हम PHP CRUD पे काम करेंगे, तो ये हमारे पास एक डेटा टेबल क्रिएटेड है। हमें इसमें जो है वो और टेबल भी अगर क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास टेबल नेम आता है, हम इधर से क्रिएट करके टेबल उसमें जो जो भी चीजें डालना चाहे हम डाल सकते हैं। या फिर हमने कल SQL लैंग्वेज पढ़ी थी, उसके थ्रू हम लोग ये जो सारी कमांड, ऐसे हम लोग कमांड्स देंगे इधर से, और देन इधर गो के ऑप्शन पे हम करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो डेटा वगैरह इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने ये कमांड रन की है, तो हमारा ये डेटा क्रिएट हो गया है। हमारे पास ID, नेम, ईमेल और फोन, तो ये हमने इसमें यही वाली चार जो है कॉलम दिए थे फील्ड्स, तो हमने इन्हीं पे डेटाबेस क्रिएट करवा लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंसर्ट डेटा की कमांड। इसमें हम लोग जो है वो डेटा इंसर्ट करवा रहे होते हैं यूजिंग इंसर्ट क्यूरी, और देन हम लोग उसको वैल्यूज भी पास कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास रीड डेटा और फर्दर ऑपरेशन है। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब ये हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब कनेक्शन चेक करना है कि हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है। किसके साथ? डेटाबेस के साथ। तो इसमें हमें सबसे पहले जो है वो चार चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। हम ये भी कर सकते हैं हर लाइन में अलग अलग हम उसको चीजें असाइन कर दें, या फिर हम डायरेक्टली जो है वो सारी चीजें, कल भी मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया था कि हम जो है उसको किसी भी वेरिएबल में हम लोग डेटा स्टोर करवा लेंगे। तो अभी हमारे पास जो है वो सर्वर नेम, सबसे पहले हम लोग सर्वर नेम पास करेंगे। तो सर्वर नेम हमारा है लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम लोकल होस्ट का पैरामीटर पास करेंगे। देन रूट जो है वो यूजर नेम है, मींस के लोकल ही सर्वर है, तो रूट बाय डिफॉल्ट इसका नेम रूट है। तो पासवर्ड हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो हमने पासवर्ड कुछ भी नहीं दिया। और इधर डेटाबेस का नेम हमने लाजमी देना है, क्योंकि हमने इस वेबसाइट को उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो हम लोग PHP CRUD ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये वाले जितनी भी सारी चीजें हैं हमने स्टोर किधर करनी है। तो जब हम लोग XAMPP को इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें चीजें हम स्टोर कर लेंगे, तो फिर हम लोगों ने ये PHP की जितनी फाइल्स दी हैं इनको एक्सेस करने के लिए हमने सारी फाइल्स जो हैं
कोई भी हमारी जो फाइल्स हैं वो लोकल सर्वर में ही हमने रखनी होगी ताकि हम लोग उसको उधर से एक्सेस कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिस डिस्क में भी हमारा जैम्प का फोल्डर होगा हम जैम्प में आएंगे, देन हम एच डॉक्स में आएंगे। तो अभी इधर मैंने जो है वो वोमन फॉर्च्यून टेक के नाम से जो है क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस। तो मैंने अपनी सारी फाइल जितनी भी हमने बनाई है वो मैंने इस फोल्डर के अंदर रखी है, क्योंकि हम लोग जो है लोकल सर्वर को यूज कर रहे हैं। तो फिर देन हम लोग इन्हीं फाइल्स को एक्सेस भी करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को मेथड शो करवाऊंगी कि कैसे एक्सेस करना है। तो अभी इधर मैंने ये 4 पैरामीटर्स पास कर दिए। अब ये सारा हमने एक कनेक्शन वेरिएबल क्रिएट किया है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में एक सीओ डबल एन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करवा दिए। अब ये माई एसक्यूएलआई कनेक्ट की क्यूरी है, ये एसक्यूएल की बिल्ट इन क्यूरी है। अब इस क्यूरी को हम लोग क्यों रन करवाते हैं, ताकि हमारा जो है वो एसक्यूएल आई सर्वर जो है वो कनेक्ट हो जाए वेबसाइट के साथ। अब ये वेबसाइट और एसक्यूएलआई डेटाबेस जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 चीजें, लोकल मीन्स के सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। तो हम लोग अभी इधर अगेन एंड अगेन वैल्यूज असाइन करने की जगह अब हमने पैरामीटर्स जस्ट हमने वेरिएबल्स यूज किए, हमें दोबारा दोबारा उनकी वैल्यूज इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस सारी क्यूरी ये जो कनेक्ट करेगी डेटाबेस को हमारी वेबसाइट के साथ, लेकिन ये हमने यूज किया है कनेक्शन वेरिएबल। अब कनेक्शन वेरिएबल हमने क्यों क्रिएट किए, क्योंकि हमें जहां जहां कनेक्शन बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्टली जो है वो कनेक्शन वेरिएबल यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम कनेक्शन वेरिएबल यूज ना करते तो हमें ये वाली पूरी लाइन जो है वो हर जगह पे इंसर्ट करनी पड़ती। इधर हम जस्ट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, अगर कनेक्शन को यूज ना करते तो हमें ये वाली पूरी लाइन जिधर जिधर ये कनेक्शन वेरिएबल यूज होता है हमें पूरी की पूरी लाइन आपको जो है वो इंसर्ट करवानी पड़ती। तो अब हम लोग यूज कर रहे हैं डायरेक्टली माई एसक्यूएल क्यूरी को एक वेरिएबल के अंदर रख के हम जस्ट उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो ये अभी मैंने इधर इको करवा दी है कि डेटाबेस अगर कनेक्शन इफ कनेक्शन कंडीशन दी है, मीन्स कि अगर कनेक्शन बिल्ड हो गया डेटाबेस के साथ तो वो हमें डिस्प्ले करवा दे कि कनेक्टेड। लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो हमारे पास डिस्प्ले करवा दे फेल्ड को। तो अभी मैं यहाँ से सर्च करूंगी। अब उस फाइल्स को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो लोकल होस्ट हम लिखेंगे, देन हम लोग फोल्डर का नेम लिखेंगे, उसके अंदर जो भी फोल्डर है, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी फाइल का नेम क्या है। तो ये कनेक्ट डॉट पीएचपी फाइल है, तो मैं इधर से कनेक्ट डॉट तो अभी आप देखें ये हमारे पास इधर कनेक्टेड डिस्प्ले हो गया, मीन्स के जो डेटाबेस था हमारा वो कनेक्ट हो गया किसके साथ, वेबसाइट के साथ। अब हम जो भी फंक्शंस वगैरह ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे हम डेटाबेस के थ्रू इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड हो गया है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंसर्ट डेटा के लिए। तो अब ये हमने कनेक्शन बिल्ड कर लिए। अब हमें हर फाइल में ये अब फाइल हमने क्यों बनाई है, ये हमने ऊपर देखें आप इंक्लूड कनेक्ट डॉट पीएचपी, हमें वो सारी कोडिंग इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हमें हर फाइल में जो है सेपरेटली ये वाला सारा कोड दोबारा से करना पड़ता डेटाबेस के साथ उस फाइल का कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो अभी हम डायरेक्टली इधर जो है वो उस फाइल को यूज कर रहे हैं कनेक्ट डॉट पीएचपी, मीन्स कि हम इधर डेटाबेस और वेबसाइट को दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। अब नीचे जाते हैं, अब हम यूज क्यों करते हैं इसको, डेटाबेस को, पीएचपी को फॉर्म्स के साथ यूज करने के लिए। हम लोग जब
फॉर्म का जो है वो डेटा हम यूजर से इंसर्ट करवाते हैं, तो हमें बैकएंड पे कोई जगह चाहिए होती है स्टोर करवाने के लिए। तो वो डेटा हम भेजेंगे किसके थ्रू, तो हम पीएचपी को लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग डेटा भेजते हैं किधर, हमारे डेटाबेस में, कि हम लोग जो है वो डेटा फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास डेटा होता है वो हम उसको भेज देते हैं। देन नेक्स्ट टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी डेटा को अगेन यूज़ करके तो हम लोग अपनी फाइल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग इधर हमने क्रिएट की है एक फॉर्म। अब फॉर्म में मेथड हमारे पास क्या है, पोस्ट। इधर हम लोग गेट मेथड भी यूज करते हैं, पोस्ट मेथड भी यूज करते हैं। गेट और पोस्ट में डिफरेंस यही है कि गेट जब डेटा लेके जा रहा होता है या डेटा डिस्प्ले करवा रहा होता है, तो पोस्ट में डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन गेट में हमारे पास डेटा जो है वो ऊपर यूआरएल में डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन पोस्ट में वो हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहता है, तो डिस्प्ले नहीं होता। अब इधर हमने कुछ टेक्स्ट क्रिएट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनपुट। इसमें टेक्स्ट दिया है तो नेम इक्वल टू नेम। मैंने आपको बताया था कि ये नेम्स वगैरह हैं जो हम देते हैं, ये हमें बैकएंड पे पीएचपी के साथ चाहिए होते हैं। हम लोग तब क्रिएट कर रहे होते हैं, नेम्स भी दे रहे होते हैं और उन फील्ड में डेटा वगैरह वैल्यूज हमें जो चाहिए होती हैं। तब हमने इधर इनपुट टाइप एक नेम वाली को नेम दे दिया है, ईमेल वाली को नेम दिया है ईमेल का, फोन वाली को नेम दिया है फोन का। अब हम इधर हमारे पास एक क्रिएट है सबमिट का बटन हमने क्रिएट किया है सबमिट का, उसको नेम भी हमने किसका दिया है, सबमिट का। तो अब ये बैकएंड के साथ कैसे कनेक्ट है। अब इधर आप लोग कंडीशन देखें तो इफ इज सेट मीन्स कि ये कंडीशन है पीएचपी की, जब हम डेटा उधर से इंसर्ट करेंगे। अब ये इज सेट क्या है कि ये जो सबमिट है अगर इस पे क्लिक होता है मीन्स के इज सेट, अगर वो सबमिट का जो बटन है वो इज सेट है। तो ये पोस्ट हमारे पास मेथड है जो कि बता रहा होता है कि पोस्ट के थ्रू जो डेटा सेंड हुआ है वो इन वेरिएबल्स में स्टोर करना है। तो पोस्ट इज सेट पोस्ट। अब इज सेट अगर पोस्ट सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, ये सबमिट हमारे पास डेटा बटन है। जब हम इन फील्ड में डेटा इंसर्ट करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तब जाके जो डेटा है वो हमारे पास इन बैकएंड के वेरिएबल्स में आ जाएगा। तो नेम वाला जो डेटा है वो इधर हमने अब पीएचपी के नेम वेरिएबल को असाइन करना है। मीन्स कि हमने जो नेम की वैल्यू है जो कि इधर टेक्स्ट फील्ड थी नेम की, तो उसको वैल्यू हमने दे दी है वेरिएबल नेम को। पीएचपी जो पीएचपी का वेरिएबल है नेम, हमने उसको जो है तो वो वैल्यू असाइन कर ली है। देन हमने ईमेल की वैल्यू जो है वो ईमेल को असाइन कर दी है, फोन की वैल्यू फोन को असाइन कर दी है। अब एसक्यूएल हमने क्यों यूज किया, अब ये एसक्यूएल हमारे पास एक अलग वेरिएबल बन गया है। इसमें हम लोग जो है वो एसक्यूएल की क्यूरी रन करवाएंगे। अब ये क्यूरी पे हमने कल भी काम किया कि ये इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट, डिलीट, ये क्यूरीज किस लिए काम आती हैं। तो ये इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर हमारे पास जो है वो टेबल नेम है, उसकी फील्ड्स हमारे पास नेम है, ईमेल है और फोन है। और वैल्यूज जो हैं हमने इधर एक एक को वैल्यू नहीं दी, हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं। मीन्स कि हर टाइम जो नई वैल्यू आएगी वो इन वेरिएबल्स में आएगी, देन फिर इन वेरिएबल से वो डेटाबेस में सबमिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास ईमेल फोन की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग जब माई एसक्यूएलआई क्यूरी मीन्स कि अब हम एसक्यूएलआई को बता रहे हैं कि इस क्यूरी को रन करे। इफ माई एसक्यूएलआई क्यूरी मीन्स कि यहाँ से हम उसको क्यूरी रन करवा रहे हैं और इसमें भी हम लोग दो चीजें पास कर रहे हैं, एक कनेक्शन का वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या था, ये कनेक्ट डॉट डीबी में हमने क्रिएट किया था। और ये भी आप चीज देखें कि हम लोग अभी हमने इधर ऊपर जो इंक्लूड की थी फाइल, हम उसके वेरिएबल्स को भी जो कि है यूज कर रहे हैं। तो इधर हम लोग जो है वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हम पास करेंगे कनेक्शन और देन क्यूरी जो हमने क्रिएट की है एसक्यूएलआई में।
एसक्यूएल के वेरिएबल में, या तो हम इधर से वेरिएबल पास कर दें जिसमें ये सारी क्यूरी पड़ी हुई है। अगर हम वेरिएबल पास नहीं करते तो ये इंसर्ट इनटू यूजर्स ये सारी क्यूरी हमने उठा के इधर रखनी होगी। तो अब ये क्यूरी हमने क्रिएट करवाई है, तो अब हम इसको बता रहे हैं कि इको करे सक्सेस को, कि अगर यूजर ऐड हो गया है, लेकिन अगर नहीं ऐड हुआ तो वो हमें कोई एरर दे दे। देन हम ऊपर आते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें भी स्टाइलिंग अप्लाई की है कि हमारा जो फॉर्म है या जो भी डेटाबेस वगैरह है वो अच्छे से हमारे पास जो कि है प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हमने यूज की है पहले बॉडी का फंक्शन, बॉडी पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई की है, फिर हमने फॉर्म पे अप्लाई की है, उसको बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस वगैरह दिया है। देन फिर हमने हेडिंग पे इनपुट्स पे फिर सबमिट के बटन पे स्टाइलिंग अप्लाई की है और बटन के होवर पे भी स्टाइलिंग लगे। फिर मैसेज जो डिस्प्ले हो उसकी स्टाइलिंग लगे, अगर सक्सेस में आ जाता है तो वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो, लेकिन अगर एरर है तो वो हमारे पास रेड कलर में डिस्प्ले हो। तो अभी फिर जो है मैं फाइल, अभी मैंने इधर कनेक्ट की फाइल को डिस्प्ले करवाया था, तो अभी नेक्स्ट फाइल हमारे पास जो है वो उसका नेम web1.php है। तो अभी मैं इसको इधर डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो अभी आप ये भी देखें कि हमने उसकी पूरी फाइल इंक्लूड की है, तो ये कनेक्टेड इधर भी डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि इसका काम नहीं है, लेकिन हमने कनेक्शन की फाइल में जो है इसको डिस्प्ले करवाया था। तो जब हमने कनेक्ट की पूरी फाइल किसी और फाइल में इंक्लूड की है, तो हमारे पास जो है वो पूरी फाइल ऐसे ही डिस्प्ले होके आ गई है। तो अब हमें इधर से यूजर का नेम देना होगा कि हम कोई भी यूजर इंटर करें। तो अभी हम कोई भी यूजर नेम इंटर करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है वो फोन नंबर इंसर्ट करेंगे कुछ भी। तो इधर से हम लोग जो है वो ऐड यूजर को क्लिक किया है। अभी आप देखें जब हमने ऐड यूजर को क्लिक किया है तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया है कि ऐड यूजर्स सक्सेसफुली। तो अब हम बैकएंड पे जाते हैं, इस डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये अभी आप देखें जो डेटा इंसर्ट की है मैंने, ये हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया है। ये एक नेम हमने अभी इंसर्ट किए, दो पहले से इंसर्ट किए हुए हैं। अभी मैं इसमें कुछ और नेम ABC अप टू Z ऐड कर देती हूँ। तो अभी हमने कोई भी रैंडम नंबर्स ऐड कर लिए, तो ये हमारे पास जो है वो बैक एंड में डेटा डिस्प्ले हो गए। इधर से हम जब रिफ्रेश करते हैं तो ये हम देखें तो हमारे पास ये इधर डेटाबेस में ये वाला डेटा भी आ चुका है। मेरे पास है वो रीड डेटा का। कल हमने जैसे सिलेक्ट की क्यूरीज देखी थी कि हम उस पे जो भी लगाना चाह रहे हैं क्यूरीज के हम सिलेक्ट कर दें यूजर्स को और डिस्प्ले करवा दें यूजर्स का डेटा किसी भी फाइल वगैरह में। तो उसके लिए हमने कुछ कोडिंग की है कि हम उसमें डेटा डिस्प्ले करवाएंगे कैसे, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि हमने डेटा स्टोर डेटाबेस में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इंसर्ट की है। तो डेटाबेस की फाइल हमने इस फाइल में भी इंक्लूड की है, क्योंकि हमें जब जब भी डेटा चाहिए होगा डेटाबेस से, या हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाना है या वहां से फेच करवाना है, तो हम तब तक यूज करेंगे connect.php को। अब connect.php को हम लोग इसीलिए यूज करें कि वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। तो नेक्स्ट ये हमारे पास आगे हमने एक यूजर बटन को ऐड किया है। तो अब ये यूजर बटन हमने इसलिए ऐड किया है कि हम लोग जो जहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं, हम अगर वहीं पे कोई और यूजर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग उधर से इंसर्ट करवा दें। तो ये हमने एंकर टैग्स पढ़े थे हमने HTML के स्टार्ट में कि हम कोई भी जो है वो एंकर टैग अगर यूज करें तो हम href से जिस पेज पे हमने जाना हो हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये भी मैं आपको जब प्रैक्टिकली करवाऊंगी तो वो मैं आपको डिस्प्ले करवाऊंगी, तब आप देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है।
और ये हमने आगे बूटस्ट्रैप यूज की है, क्लास यूज की है, ऐड बटन की। फिर हमारे पास जो है वो क्लास टेबल कंटेनर है, और हमने टेबल क्रिएट की है। टेबल क्रिएट की है हमने, टेबल हेड दी है जिसमें नेम, ईमेल, फोन और एक्शन। अब ये एक्शन का जो अब एक्शंस को हम क्यों यूज करें, क्योंकि हम जब कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो या तो हमें उसे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, या हम डिलीट करना चाह रहे हैं उस रिकॉर्ड को। तो उसके लिए हमें दो एक्शंस के बटन चाहिए होंगे, एक डिलीट के लिए और एक जो हमें चाहिए होगा अपडेट के लिए। तो उसके लिए हमने एक कॉलम भी बना दिया एक्शन का, जिसमें हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे कोई भी डेटा। तो अभी आप देखें द रिजल्ट का वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, उसमें माई एसक्यूएलआई की क्यूरी, वही वाला सेम सिस्टम, और फिर हमने कनेक्शन का वेरिएबल पास किए। तो अभी आप देखें ये हमारे पास एक शार्ट क्यूरी थी कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स। तो हमने डायरेक्टली इसको हमने किसी वेरिएबल में नहीं रखा, लेकिन अगर हम इंसर्ट की क्यूरी पे जाएं तो इसको हमने रखा था एक अलग एसक्यूएल के वेरिएबल में, और हमने क्यूरी में पास किए थे दो वेरिएबल जिसमें कंप्लीट डेटा था। लेकिन इधर वेब 2 में अगर हम देखें तो जब हम डेटा पास कर रहे हैं तो हम लोग एक तो वेरिएबल जो कनेक्शन वाला है वो पास कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोगों ने इस बार क्यूरी को जो है वो किसी वेरिएबल में रैप नहीं किया। हम डायरेक्टली इधर क्यूरी लिख रहे हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, कि जितना भी डेटा है सिलेक्ट का उसको फेच कर दो। कहाँ से? डेटाबेस से। अब हम इसको स्टोर करवा रहे हैं रो में, मींस क्योंकि डेटा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रो होता है। हर रो में हमारे पास नेम, ईमेल, फोन, हमारे पास कोई एक डेटा होगा, तो हम इसको रो वेरिएबल में रख रहे हैं। तो फिर हमारे पास ये माई एसक्यूएलआई फेच एसोसिएट, मीन्स कि हमारे पास क्योंकि रोज एंड कॉलम में मल्टीपल सेल्स में डेटा है, तो हम इसके लिए माई एसक्यूएलआई फेच एसोसिएट की जो एसूस इसकी एक क्यूरी हम यूज करेंगे, और इसके अंदर हमने रिजल्ट का वेरिएबल पास किया है, मीन्स कि इसमें सारे डेटाबेस का जितना भी डेटा है वो इसमें अवेलेबल है। तो अब ये हर टाइम क्या करेगा कि पहले रो को एक रो की वैल्यूज असाइन करेगा बहुत सारी इको में। अब इधर जो है वो टेबल रो में आईडी, फिर रो वेरिएबल का नेम, फिर रो वेरिएबल में जो ईमेल है वो, देन फिर रो वेरिएबल में फोन है। तो ये सारे जितने भी हैं एक बार डिस्प्ले होंगे, देन अगेन फिर लूप चलेगी। नेक्स्ट रो का जो रिकॉर्ड है उसमें आईडी, नेम, ईमेल, फोन, तो वो सारा भी इधर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर वो उसको फेच करेगा, उनको डिस्प्ले करवाएगा। अब इधर हमने दो बटन पास किए हैं, एक बटन है हमारे पास एडिट का और एक बटन है हमारे पास डिलीट का। अब ये दो बटन भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो इधर भी हमने जो है वो यूज किए edit.php। अब edit.php की फाइल पे हमने इसको रेफर किया है, तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस फाइल की सारी वर्किंग जो है ये परफॉर्म करेगा। और जब हम delete.php वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो delete.php वाली जो फाइल है उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। तो अभी हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक स्मॉल वेबसाइट है, ये तो हमारे पास यूजर्स की थी। तो हमारे पास अब वेब 2 की फाइल है। तो अभी ये आप देखें हमारे पास डेटा, जितना भी डेटा था डेटाबेस में वो हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया है। आईडी में आईडी नंबर्स, नेम में नेम सारे आ गए हैं, देन ईमेल का डेटा, फोन, एक्शन। और अब ये देखें आप, इस पे कुछ टेबल इफेक्ट्स ऑलरेडी अप्लाइड हैं कि होवर पे ये जो है वो कलर चेंज कर रहे हैं इफेक्ट। अब इधर हमने ऐड यूजर पे भी जो है वो
web1.php मीन्स कि इस फाइल को कॉल किया हुआ है जिसमें हम लोग इंसर्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ये अभी तो मैंने वैसे ही बेसिक्स नाम रख लिए हैं फाइल्स के, लेकिन जब हम कोई प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनली जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम मीनिंगफुल नेम रखते हैं, मीन्स कि हमें पता हो कि हमारे पास कौन सी फाइल कौन सा काम कर रही है। तो ये अभी वेब 1 की जगह इधर नेम होना चाहिए था insert.php, और देन फिर वेब 2 में हम लोग डेटा रीड करवा रहे हैं, तो इधर हमें करना चाहिए था रीड डेटा का read.php, या कुछ भी एक मीनिंगफुल नेम होते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे अभी इधर अपडेट में edit.php और डिलीट के लिए delete.php है। इधर से आप लोग क्वेश्चन मार्क डाल के आगे हमने आईडी दी हुई है कि किस चीज को अपडेट करना है, मीन्स कि ये वाला जो है वो एक वेरिएबल लेगा कि आईडी को, तो फिर तब जाके उस डेटाबेस में उस आईडी पे जाके चेंजेस परफॉर्म होंगी। तो अभी डेटा तो हमारे पास डिस्प्लेड है सारा, लेकिन ये देखें हम जब एड यूजर्स कर रहे हैं उस फाइल पे अगेन चले जाएं जहां से हम लोग यूजर्स का डेटा इंसर्ट करवा रहे थे। ये हमने कुछ एक नंबर जो है रैंडम्स जो है वो डेटा कोई भी जो है इसमें इंसर्ट कर दिए। तो अब हम लोग यहाँ से एड यूजर्स कर रहे हैं, देन अगेन हम यहाँ से बैक पे जाते हैं तो हम लोग अगेन इसी फाइल पे आ जाएंगे, और जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास 5th स्टूडेंट का डेटा भी जो है तो वो अवेलेबल आ गया है। अब इधर से हमारे पास दो बटन है, एक एडिट का एक्शन बटन है और एक हमारे पास है डिलीट का एक्शन बटन। तो हम लोग कोई भी डेटा जो है वो अगर हम एडिट करना चाहें तो यहाँ से हम एडिट कर रहे हैं। तो ये आप देखें हमारे पास जो फील्ड्स आई हैं तो उनमें हमारे पास जो है वो ऑलरेडी पहले का डेटा जो हमने लिखा हुआ था वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। तो आप एडिट करना है मीन्स के इसमें हम कुछ भी चेंजेस जो है वो करना चाह रहे हैं, तो ये हमने चेंजेस कर दिए। अब नेम हम लोग जो है वो कंप्लीट नेम लिखना चाह रहे हैं, मोहम्मद अली। अब हम जब इधर से अपडेट करेंगे तो ये ऊपर आप देखें रिकॉर्ड अपडेटेड, इस पे अभी हमने कोई क्यूरीज वगैरह अप्लाई नहीं की हुई, तो ये हमारे पास सिंपली डिस्प्ले हो रहा है। और जब हमने अगेन रिफ्रेश किया है तो ये आप देखें मोहम्मद अली हमारे पास एक डेटा डिस्प्ले होके आ गया है। तो अब ये एडिट का कोड देखते हैं कि एडिट में हम लोगों ने किया क्या है। तो फर्स्टली वही हमने connect.php की फाइल इंक्लूड की है, देन हमने उधर यूज की थी आईडी। हम लोग जब इधर से एडिट का बटन क्लिक करते हैं तो ये आप ऊपर देखें हमारे पास यहाँ पे आईडी डिस्प्ले होके आ रही है कि आईडी 1 पे काम करना है। तो इसलिए हमने यूज किया है गेट का मेथड कि वो हमारे पास आईडी को भी डिस्प्ले करवाए यूआरएल में। देन हम लोग रिजल्ट में अगेन वही के सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी। अब हम इसी आईडी को यूज करके जो डेटा है वो एडिट करवाएंगे कि इसमें कौन सा डेटा आना है। तो हमने इधर यूज की है आईडी इक्वल टू गेट आईडी रिजल्ट इक्वल टू MySQLi, फिर क्यूरी रन करवाई हमने, कनेक्शन बिल्ड करवाया और देन क्यूरी रन करवाई हमने इधर के वहां से यूजर का डेटा सिलेक्ट कर जहाँ पे यूजर की आईडी जो है वो जो हमने आईडी वहां से एडिट के बटन पे क्लिक करके भेजी है उस आईडी पे जाके डेटा को चेंज करे। देन फिर हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स को नेम असाइन करें,
इधर से हमने जो न्यू नेम्स दिए, तो ये वाला जो है डेटा हमने इनको न्यू डेटा दे दिए कि वैल्यूज इसमें जो है वो नई वैल्यूज आ जाए। तो इधर से हमने अपडेट की क्यूरी कॉल कर दी है, यहाँ आप देखें ये हमारे पास जो है अगेन हमारे पास जो है वो क्यूरी हमने कॉल कर ली है कि जो जो डेटा हम लोग इसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए, और फिर हम लोग उसमें अपडेशन करेंगे, उसमें जो भी चेंजेस हमने करनी हुई हम उसमें चेंजेस परफॉर्म करेंगे, और देन हमारे पास जो है वो वाला डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, और उसमें जो भी चेंजेस हमने की थी वो हमारे पास आ जाती हैं। तो अब हम इधर से ही देखें डायरेक्ट एक पेज से हम एड यूजर की फाइल पे भी शफल कर सकते हैं, देन एडिट से करके हम एडिट वाली फाइल पे जा सकते हैं, अपडेशन वाली फाइल पे, और देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिलीट। अब डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट का भी यही है कि हमने जो उधर से आईडी भेजी थी वो इधर हमने आईडी वेरिएबल को असाइन कर ली है, और डिलीट का जो है वो काम पूरे टेबल में जो है वो सबसे इजी काम जो है वो डिलीट का है, क्योंकि हमने जस्ट इन फर्स्ट रन ऑफ क्यूरी हम जो है वो उस डेटा को डिलीट कर देते हैं, हमने ना डिस्प्ले करवाना होता है अगेन ना, और ना ही कोई अपडेशन करनी होती है, डेटा चेंज वगैरह करना होता है, जस्ट एक रन करनी है क्यूरी के डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू दिस। तो जो भी आईडी यूजर ने इंसर्ट की हुई होगी, जिस पे भी एडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा, जिस पे डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा, तो उस इंडेक्स पे जाएगा, उस आईडी पे जाएगा, डेटाबेस में सर्च करेगा, जो भी आईडी उससे मैचेबल होगी सेम आईडी वो वाला डेटा उठाएगा और उसको डिलीट कर देगा डेटाबेस से। तो अब हम इस क्यूरी को भी रन करके देखते हैं। ये अब हम थर्ड वन को जो है वो डिलीट कर रहे हैं, या फोर्थ को हम कर देते हैं क्योंकि इसमें हमने रॉ डेटा इंसर्ट किया। तो जब हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये आप देखें रिकॉर्ड डिलीटेड, और आप ये भी देखें कि वो आईडी इक्वल टू 5 ले रहा है कि 5 नंबर आईडी पे जो डेटा था उसको डिलीट कर दें। तो अभी जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला डेटा रह गए जो 4 आइटम्स थे, और वो वाला डेटा डिलीट हो गया जिसको हमने डिलीट किया था। तो ये अभी इधर देखें ये हमारे पास 4 ही डेटा लोगों का पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इधर से रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 4 लोगों का डेटा आ गया है। ये पहले 5 लोगों का डेटा था, तो जो हमने वैसे ही नेम इंसर्ट किया हुआ था वो डिलीट हो गया, और बाकी का जो है हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह हम लोग जो है ये PHP वगैरह को यूज करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स में जो है वो डेटा इंसर्ट करके हम उसके थ्रू यूज करते हैं डेटाबेस को, और डेटाबेस से डेटा हम लोग रीड भी करवा सकते हैं, डिलीट उस पर जितने ऑपरेशन हम जो है वो परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में हम लोग एक लॉगिन फॉर्म्स वगैरह देखेंगे कि हम लॉगिन्स कैसे करते हैं, क्योंकि लॉगिन्स में हम पहले से डेटा हमने जो जो जिस जिस अकाउंट से हम लोगों ने डेटा क्रिएट किया हुआ होता है, हमने साइन इन किया होता है, वो हमारे पास डेटाबेस में नेम स्टोर होते हैं। तो जब हमने लॉग इन करना होता है, अगर तो हमारे जो है वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो तब हम लॉग इन होंगे, अदरवाइज हम लोग उसमें लॉग इन ही नहीं कर सकते। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।